प्रधानमंत्री अपने दूसरे दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और सीधे रुख करते हैं सीधी तस्वीरों का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से बलागर में IWT टर्मिनल और रोड ओवरब्रिज एवं स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी की सुविधा से लैस विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक जागरूक सोच को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कलकत्ता में इलेक्ट्रिक कैटामरन का उद्घाटन की जाएगा। साथ ही 15 किलोमीटर लंबे मोइनापुर, बड़ो गोपीनाथपुर, जयरामबाटी रेलवे खंड को चालू किया जाएगा और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस तथा एक नई पैसेंजर रेल सेवाओं का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अमृत करों से हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल डॉक्टर CV आनंद बोस जी का, केंद्रीय मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का, केंद्रीय राज्य मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी माननीय विधायक व नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा और माननीय सांसद श्री शमिक भट्टाचार्य जी, श्री सौमित्र खां जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए हम एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं केंद्रीय मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तरीय और स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं माननीय सांसद श्री सौमित्र खां जी से स्वागत भाषण देने का अनुरोध करती हूं। প্রণাম। আজ আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি, যার নেতৃত্বে বিকশিত ভারত আমরা এগিয়ে চলেছি। আজ এই সিঙ্গুরে ওনার সাথে উপস্থিত আছেন মাননীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি, উপস্থিত আছেন সমস্ত নেতৃত্ববর্গ। আজ আমার কাছে এক ঐতিহাসিক দিন, কারণ যে মা সর্দার জন্মস্থান জয়রামবাটি, সেই জয়রামবাটিতে আজকে আমাদের ট্রেন আসছে। যে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর, সেই কামারপুকুরের ট্রেন আসবে। আজকে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। আমরা এক নরেনকে দেখতাম, যে নরেন স্বামীজি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি একদিন মাকে বলেছিলেন যে মা আপনি বিষ্ণুপুরে আসছেন, বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে করে উনি জয়রামবাটি যেতেন, কিন্তু সেই সময় সেই ট্রেন যাত্রা ছিল না। কিন্তু স্বামীজি একদিন বলেছিলেন যে একদিন নিশ্চিতভাবে একদিন ট্রেন চলবে। আজকে সে ঐতিহাসিক দিন যে জয়রামবাটিতে আইসাই নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমাদের জয়রামবাটিতে ট্রেন আসছে। আজকে আমাদের বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামপুর, দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটি এক করে দিয়েছেন। তাই আমি রেলওয়ে প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাবো, রেলওয়ে মন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাবো। আবার বলি স্যার, আপনাকে শতকোটি প্রণাম। আপনি যেভাবে আজকে নতুন দিশা দেখালেন একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিকশিত ভারত, সেই বিকশিত ভারতের বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ আমরা গড়তে চলেছি। আপনার হাত ধরে সকলকে প্রণাম, নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সাংসদকে।
मैं अब केंद्रीय मंत्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके भाषण के लिए अनुरोध करती हूं। नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित देश के आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस जी, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी साथी माननीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, सुकांत मजुमदार जी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, पश्चिम बंगाल के सांसदगण माननीय श्री श्रमिक भट्टाचार्य जी, श्रीमती रचना बनर्जी जी और श्री सौमित्र खां जी, सभी साथी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण और उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, शुभ बिकाल। आज एखाने এই সিঙ্গুরি পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি। আজ আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং সৌভাগ্যের দিন যে আমাদের পরাক্রমী প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম। এই বঙ্গভূমি বহু ঋষিমুনি, সাধক সাধু, মহাত্মা, কবি, লেখক, বিপ্লবী এবং অসংখ্য সমাজ সংস্কারকের জন্মভূমি এবং তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত এক পবিত্র স্থান। আজ সত্যি আমি ধন্য হলাম। पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारत के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में इस विरासत को न केवल सुरक्षित रखा गया है, बल्कि इसी अमृत काल और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप नई अवसरों और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पिछली 11 वर्षों में राजनीतिक असहयोगिता के बावजूद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की असली भावना, जहां विकास राजनीति से ऊपर होते हैं और हर नागरिक तक पहुंचता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भारत का सबसे पुराना और एकमात्र रिवराइन प्रमुख बंदरगाह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के व्यापार का अहम केंद्र है। पिछले 11 वर्षों में यहां 3000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। क्षमता 16% बढ़ी है। कार्गो ट्रैफिक 38% बढ़ा है और टर्न अराउंड टाइम 35% सुधार हुआ है। जहां 2013-14 यह पोर्ट 70 करोड़ से घाटे में था, वहीं 2023-24 में पोर्ट ने 501 करोड़ का लाभ कमाया है। पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में भी तेज प्रगति हुई है। यहां से
17 राष्ट्रीय जलमार्ग पर 2100 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 900 करोड़ का काम पूरी हो चुका है। सागरमाला योजना के तहत 16,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं चल रही है, जिनमें से 26 पूरी हो चुका है और सागरमाला 2.0 में लगभग 27,000 करोड़ की 21 और परियोजना प्रस्तावित है। शिप बिल्डिंग में भी बंगाल की पहचान फिर से मजबूत हो रही है। कलकत्ता की 200 साल पुरानी शिपयार्ड को 230 करोड़ की लागत से फिर से पुनर्जीवित किया गया है। आज हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आधुनिक डॉक और रिवर क्रूज जहाज बना रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में बंदरगाह क्षमता और कोस्टल कार्गो दोगुना हुआ, भारतीय नाविकों की संख्या 3 गुना हुआ, समुद्री क्रूज यात्रियों की संख्या 4 गुना हुआ, क्रूज सेक्टर 5 गुना बढ़ा, जलमार्ग पर माल ढुलाई 8 गुना बढ़े, सालों राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 10 गुना बढ़े। वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जेएनपीए और मुद्रा बंदरगाह आज विश्व की शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट में शामिल हुए। 70,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग पैकेज, भारतीय नौवहन निगम का क्षमता विकास, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन और NW1 पर भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहाज, ये सब दिखाता है कि भारत तेजी से समुद्री महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, उनकी दूरदृष्टि और उनका मजबूत संकल्प इस बदलाव की मूल में है। पूर्वी भारत की अगली विकास यात्रा का केंद्र बनाने का उनका विश्वास आज साफ दिखाई देता है। आज सिंगूर में बालाग्राह एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैटामरान एट कलकत्ता, न्यू रेलवे लाइन और 4 न्यू ट्रेन्स, इनके परियोजनाओं और शुरुआत की उद्घाटन हो रहा है। ये सब पश्चिम बंगाल की विकास के लिए केंद्र सरकार की संकल्प का प्रमाण है। मैं यहां एक उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच के कारण ही आज हमारा देश भर में श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव सारा देश में मना रहा है, जबकि कांग्रेस ने इसी गीत को मान्यता देने में इनकार किया था। मित्रों, सोचिए, अगर यहां डबल इंजन की सरकार हो, जहां राज्य और केंद्र एक साथ काम करे, तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है। वो दिन दूर नहीं है। एकता कथा निश्चित जे प्रधानमंत्री आशीर्वादे ও সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ আবার তার পুরনো गौरव फिरे पावे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। माननीय मंत्री जी से बहुत धन्यवाद।
বাংলার দক্ষতা, আপনার বাংলার দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं, वे विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास, इलेक्ट्रिक कैटामरन परिसेवा के उद्घाटन तथा मोइनापुर, बड़ो गोपीनाथपुर, जयरामबाटी रेलवे खंड को शुभारंभ के लिए बटन दबाकर डिजिटल प्लाक का अनावरण करने की कृपा करें। साथ ही हम एक एवी के माध्यम से इस परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। गंगा की पावन धारा, सामर्थ्य और साधना की भूमि पश्चिम बंगाल। ये धरती है रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान विभूतियों की। इस धरती ने भारत को उद्योग, संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दी। केंद्र सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और रेलवे सेक्टर में व्यापक प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग क्षेत्र के विभिन्न इनिशिएटिव्स से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो हैंडलिंग 8 गुना, पोर्ट क्षमता 2 गुनी, घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग 22 गुना और सीफेरर्स की तैनाती लगभग 3 गुना हुई एवं 11 नए अधिनियम भी लागू हुए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग पैकेज को अपनी स्वीकृति देते हुए इस क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से जल मार्गों और बंदरगाहों के विकास से जुड़ी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें कलकत्ता व हल्दिया डॉक के पीपीपी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं और हाल ही में 1,040 करोड़ रुपए के 2 नए पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। इन सभी पोर्ट विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी के विजन का विशेष लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिला है। रेल सेक्टर में भारत ने ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी है। करीब 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत गति से 34,500 किलोमीटर की नई लाइनों के निर्माण, 99.2% ट्रैक विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, जिसमें बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बीते दशक में पश्चिम बंगाल का औसत वार्षिक रेल बजट 3 गुना हुआ है। देश भर में 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हैं, जिनमें से 18 सेवाएं पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक भूमि पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इसी क्रम को नई परियोजनाओं द्वारा और अधिक विस्तार एवं गति प्रदान की जा रही है। इनमें से एक परियोजना है कोलकाता शहर से 83 किलोमीटर की दूरी पर हुगली नदी पर विकसित हो रहा बालागढ़ का विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम, जो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी की क्षमता का विस्तार करेगा। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, रोड ओवरब्रिज और स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया जा रहा है। विशेष एल्यूमीनियम से निर्मित कैटामरान में 50 यात्री तक आराम से बैठकर एयर कंडीशन्ड केबिन में यात्रा कर सकेंगे। कैटामरान के चलने से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव हल्का होगा। रेलवे की जयराम बाटी और मैनापुर के बीच नई रेल लाइन परियोजना के उद्घाटन से बांकुरा और आसपास के क्षेत्रों और प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जयराम बाटी और मैनापुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा, साथ ही 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है।
जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का क्षण है। ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की क्षमता, परिश्रम और प्रतिभा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का संकल्प है। ये है विकसित भारत और समृद्ध पश्चिम बंगाल की ओर एक बड़ा कदम। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से विनम्र निवेदन कि वे हरी झंडी दिखाकर 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करें। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत सम्मान के साथ इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी सौमित्र भट्टाचार्य जी, सौमित्र खान जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले
पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा और इसलिए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं अगली सभा के लिए
आप सबकी इजाजत लेकर के निकल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका अहम संबोधन यहाँ हुगली से, जहां पे उन्होंने बताया कि विकसित भारत के विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास होना बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले 24 घंटों में जितना पश्चिम बंगाल में जिस परियोजनाओं की शुरुआत हुई है ये बेहद ऐतिहासिक है। इतना काम तो पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री असम के बाद आज फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ और शिलान्यास किया और कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने शुभारंभ किया। जिस तरह से औद्योगिक विकास कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है और इसको भी यहाँ पर उन्होंने रेखांकित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया और जिस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री के दौरे पर नजर आया वहां पर वो भी हमने देखा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का आज शुभारंभ किया। परियोजना में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक का विस्तार कर इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। कुल परियोजना 86 किलोमीटर की है। परियोजना से ऊपरी असम, विशेष रूप से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से संपर्क बेहतर होगा। ये नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रकृति और प्रगति को एक साथ लेकर चल रही है। इससे अवसर बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और देश में जंगल और पेड़ भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025 में एक भी राइनो के शिकार की घटना काजीरंगा में नहीं सामने आई। ये गर्व का विषय है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए।
भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी, कामाख्या, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ, गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ये नई रेल सेवाएं पूर्वोत्तर स्वागतम स्वागतम मोदी जी स्वागतम 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 सिंगुड़े माटी दे मोदी जी स्वागतम 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 मोदी जी स्वागतम मोदी जी स्वागतम स्वागतम मोदी जी स्वागतम स्वागतम मोदी जी 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 स्वागतम। এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যসভার এমপি, আমাদের সম্মানীয় প্রদেশের আমাদের প্রিয় সভাপতি সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। সঙ্গে দেবেন আমাদের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মূর্তি দেবেন একটি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের আমাদের এলওপি বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় মোদীজিকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এখন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে জগদ্ধাত্রী মায়ের মূর্তি দেবেন আমাদের প্রিয় সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জি মহাশয় এবং দীপঞ্জতা। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এবারে সিঙ্গুর হাসছে, সিঙ্গুর হাসছে। মোদীজির অপেক্ষায় সিঙ্গুর ছিল, আজকে মোদীজির পা পড়েছে, সিঙ্গুর হাসতে শুরু করেছে। তাই এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা, যাকে স্বপ্ন দেখে মমতা ব্যানার্জি, ঘুম থেকে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে সেই মমতা ব্যানার্জি, যার ভয়ে কাঁপে সর্বত্র সেই আমাদের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারীকে মহাশয় আজকে বক্তব্য রাখবেন আপনাদের সামনে। भारत माता की, भारत माता की। আজকে আমরা যার বক্তব্য শুনতে এসেছি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, 140 কোটি ভারতবাসীর আস্থার প্রতীক যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি।
সম্মানিত মঞ্চ, আমি বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড যিনি দিয়েছেন 1947-এর 20 জুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পৈতৃক ভূমি এই হুগলি জেলা। এই হুগলি জেলার কাছেই মহাদেব, বাবা তারকেশ্বর ধাম এবং জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজোর বিখ্যাত হুগলি জেলায় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা বেশি বলবো না, উনার কথাই শুনব। ভারতবর্ষের সুসন্তান প্রয়াত রতন টাটাজি এখানে যখন কারখানাটা জোর করে তুলে দেওয়া হলো, সেদিন বলেছিলেন আমি ব্যাড এমকে ছেড়ে গুড এমের কাছে চলে গেলাম। সেই দিন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আজকের আমাদের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ আমরা সবাই আজকে গুড এমের বক্তব্যই শুনব। আমি কথা আর বাড়াতে চাই না। আমাদের সকলের নেতার নাম কি? আমাদের সকলের নেতার নাম কি? আমাদের প্রতীক কি? তাহলে আজকে আমরা জয়ের লক্ষ্য, পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। হর 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 ভোলে বাবা ত্রিশূলধারী, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন সুবক্তা, পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে বক্তার যার ফুলঝুরি আপনারা শোনেন সর্বত্র, যাকে আপনারা পাথেয় করেন বক্তব্যের জন্য, আমাদের সেই সম্মানীয় রাজ্যসভার সাংসদ, সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় এখন বক্তব্য দিতে আসবেন। পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, মঞ্চে উপস্থিত আরো দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এখানে উপস্থিত আমাদের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পাশের জেলা থেকে আগত আমাদের সহকর্মী বন্ধুগণ, সুধী নাগরিকবৃন্দ, নির্বাচক মণ্ডলী, মা ও বোনেরা। দেখুন, শিল্পের বদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপনাদের কাছে এসেছেন শিল্পায়নের বার্তা দিতে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিনিয়োগ চাই, কৃষি শিল্পের সহাবস্থান চাই, নতুন শিল্পে কৃষকের অংশদারিত্ব চাই। এই স্লোগান নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। প্রয়াত রতন টাটা বলেছিলেন, আমার মাথার উপর বন্দুক রেখে কেউ কোনো কাজ করাতে পারবে না। আসলে আমাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেস, রতন টাটার মাথায় শুধু বন্দুক রাখেননি, গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের শিল্প ব্যবস্থার মাথার উপরে বন্দুক রেখে দিয়েছিলেন। আজকে আমরা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে এসেছি। আমাদের সমুদ্র আছে, আমাদের নদী আছে, আমাদের মেধা আছে, আমাদের টাকা আছে, আমাদের সিঙ্গুরের এই জমি আছে। এখানে কৃষক জমি ফেরত পেয়েছে, কিন্তু জমি তার ফসল ফেরত পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী সর্ষের বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানকার মানুষ সর্ষে ফুল দেখেছেন। তাই হুগলির মানুষ, রাজা রামমোহন রায়ের জেলার মানুষ শিল্পায়ন চান, বিকাশ চান, যে কোনো মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের শ্রীবৃদ্ধি চান, পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক উত্তরণ চান। ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে, না হলে বেলিলিয়াস রোড, বেনারস রোডের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। হুগলি জেলায়, হাওড়া জেলায় নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই আবার বলছি, আজকের এই শিল্পের বদ্ধভূমি সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী
যার নাম আর উন্নয়ন সমর্থক শব্দ, যিনি ওই রতন টাটার কথায় ব্যানানা রিপাবলিক থেকে ভারতবর্ষকে চতুর্থ অর্থ ব্যবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন, আজকে তিনি এসেছেন আপনাদের কাছে তার বার্তা দিতে। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে। আমরা সবাই একবার হাত তুলে মোদিজিকে স্বাগতম। মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম। এখন বক্তব্য দিতে আসছেন আমরা যার জন্য অধিক আগ্রহে আমরা এখানে অপেক্ষা করেছি, সেই সম্মানীয় মোদিজি এখন আপনাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। सबसे पहले तो ये जो सारे बाल मित्र अलग अलग पेंटिंग बना के ले आए हैं, जरा एसपी जी के लोग इसको कलेक्ट कर लें, वरना ये बच्चे एक एक घंटे तक ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया चित्र बनाए हैं आप लोगों ने, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। थैंक यू। और अगर आपने पीछे अपना आता पता लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद का पत्र जरूर भेजूंगा। देखिए उस तरफ भी कोई बेटी लेके आई है, उसको कलेक्ट कर लीजिए। उस तरफ भी वो एक बेटी लेके आई है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम कृष्णोदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहां बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूं। साथियों, सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं, और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए।
हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? संकल्प लेंगे? मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं जब देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। संसद में भी विशेष चर्चा करके वंदे मातरम का गौरवगान किया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। हुगली और वंदे मातरम का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। साथियों, जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। साथियों, बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। इतना ही नहीं,
पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे और 30 तारीख को पूरे होते थे। हमने ये कार्यक्रम बदल दिया। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। साथियों, बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाई। इससे बांग्ला भाषा में रिसर्च को बल मिलेगा। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। हमारी सरकार के प्रयासों से ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों की जन्म जयंतियों से जुड़े अहम पड़ावों को नेशनल लेवल पर मनाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी विकास और विरासत दोनों को महत्व देती है। विकास और विरासत के इसी मॉडल पर चलते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास को भी गति देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहां उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है और यहां के लोग तो बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य, समर्पण अद्भुत है। भाजपा हर जिले की इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी और जब हर जिले के हिसाब से योजनाएं बनेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों में रहने वालों के लोगों को होगा। जैसे यहां की धनिया खाली साड़ी है, यहां का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। पीढ़ियों से लोग इस काम से जुड़े हैं। बीजेपी
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी और जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहां के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। अन्य सब्जियां भी उगाई जाती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। साथ ही पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्तों, दुनिया में धूम मचाए। इसलिए देश भर में फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने पर बहुत काम हो रहा है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं,
मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य भी के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। मैं आपको
हर घर नल से जल की बात बताता है। देश के गांव-गांव में हर घर तक पाइप से जल पहुंचे, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ये अभियान चला रही है। अब जैसे त्रिपुरा है, वहां पहले की सरकार के समय 100 में से सिर्फ 4 घरों में ही नल से जल आता था। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, 100 घर में से सिर्फ 4 घर में। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? आप जरा बताएं, मैं ना दोबारा बताऊं मैं। जब ये लेफ्ट वालों की सरकार थी, तब 100 में से 4 घरों में नल से जल आता था। आज 85 घरों में, 85 घरों में पानी पहुंचता है। साथियों, आज भी बंगाल में आधी आबादी ऐसी है जिनके यहां नल से जल नहीं आता। अगर त्रिपुरा में बीजेपी ना आती तो वहां आज भी वैसा ही हाल होता। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहां हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा
कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी। और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट
ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को यहां विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे